Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, I welcome you all again. I am your chemistry tutor, Yasir sir, and this is video lecture number 22 for the unit equilibrium. And we are discussing the part ionic equilibrium. पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 21 में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच पढ़ा और हमने देखा दैट पीएच जो होता है वो होता है बराबर पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छे से सीखा। आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि पीएच कैसे निकालते हैं और उसके बाद हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे आपको रिलेटेड टू एसिडिक एसिड्स की कैसे निकालते हैं। उसमें क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है। तो पहले आप इस क्वेश्चन पे गौर कीजिए। जो क्वेश्चन है आपके सामने, दैट कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 टू द पावर -8 मोलर, कैपिटल एम का मतलब है मोलर, मोलैरिटी से वाबस्ता है यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन से, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। देखिए, अगर आप एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखेंगे, दैट आपका एसिड जो है वो ये है CH3COOH। ये एसिटिक एसिड है, सबको पता है। और आप सबको पता है ये वीक एसिड है और पानी के प्रेजेंस में जाहिर सी बात है तब तक ये H+ नहीं दे सकता जब तक वाटर नहीं होगा। तो जब ये आयोनाइज होता है तो एक तो बनाता है ये एसिटेट आयन, दैट इज CH3COO नेगेटिव एक्वस, एंड जो H+ देगा वो मैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगा H3O+। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आपको याद रखनी है दैट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप देखेंगे एसिटिक एसिड की, अगर आप देखेंगे दैट कॉन्सेंट्रेशन जो है 10 टू द पावर -8 है। ठीक है ना? यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जब वीक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है वाटर में तो उस टाइम जो है H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली ये बताता है वो है 10 टू द पावर -8 मोल। यानी कि डिसोसिएशन के बाद ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसका मतलब ये हुआ दैट ये आयन जो है ये है 10 टू द पावर -8 मोलर। ये आपके पास इतना है। अगर आप सीधे ही फॉर्मूला लगाएंगे पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैं लिखूंगा दैट हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 मोलर। तो उस हिसाब से आप पीएच जो है डायरेक्ट निकालते हैं। मैं पहले आपको बताता हूँ उस हिसाब से जैसे हमने किया है। तो ऐसे लिखेंगे हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, और सिंस आपको पता है हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 मोलर, तो इसका मतलब है दैट पीएच जो यहाँ पे आएगा, पीएच विल बी इक्वल टू 8। देखिए पीएच जो है वो 8 आएगा, बिकॉज log 10 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। दिस इज log m रेज़ पावर n, तो दैट इज n log n। log 10 इज इक्वल टू 1, -8 नीचे आएगा तो ये प्लस बन जाएगा। अगर आप देखेंगे, अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करेंगे, है तो ये एसिड लेकिन इसका पीएच 8 आ रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एसिडिक सॉल्यूशंस का पीएच 8 नहीं आ सकता। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे जो वाटर इट आल्सो हैज टू प्ले इट्स रोल इन इट। एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन जो एसिड की यानी कि H3O पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन जो लेनी है आपको, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। जो आपको दिया गया है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 टू द पावर -8 मोलर एसिडिक एसिड सॉल्यूशन। इसका मतलब है जब एसिड डिसोसिएट होता है, आपका जो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में आता है वो 10 टू द पावर -8 है, जो कि खाली एसिटिक एसिड से आ रहा है। लेकिन उस हिसाब से आपका पीएच 8 आ रहा है, ये तो बेसिक में जा रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है वाटर आल्सो हैज टू प्ले इट्स रोल। देखिए आप यहाँ पे, तो इसमें ये तरीका नहीं है। देखो हम तरीका जो है एक्चुअली वो कैसे करते हैं इसको, बिकॉज आप डायरेक्टली कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। तो ये जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस H3O पॉजिटिव आयन, ये फ्रॉम एसिटिक एसिड है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये फ्रॉम है CH3COOH, ये तो एक है। लेकिन अगर आप देखेंगे वाटर जो है H2O, वाटर भी आयोनाइज होता है, और वाटर जब आयोनाइज होता है, सेल्फ आयोनाइजेशन में पढ़ा चुका हूँ, तो एक तो देगा ये H3O+ एंड प्लस OH-। सबको समझ आ गया ना? आप ये टॉइस भी ले सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ दैट वाटर भी आयोनाइज होता है और वहां से भी H3O पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लिबरेट होती है। आपको पता है दैट वाटर जो है ओवरऑल न्यूट्रल है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है H+ की वो है 10 टू द पावर -7, और OH नेगेटिव की भी होगी 10 टू द पावर -7 मोलर। सबको क्लियर हो गया?
यानी कि अब यहाँ पे बेसिकली कंट्रीब्यूशन जो है आपका हाइड्रोनियम आयॉन्स की वजह से, वो एसिटिक एसिड की वजह से भी है और वो वाटर की भी वजह से, जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सबको क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड है तो सोल्यूशन जो है वो एसिडिक ही होना चाहिए, पीएच 7 से कम होना चाहिए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ से निकालोगे तो पीएच 8 आएगा, वो क्यों गलत है। ठीक है ना? अब देखो टोटल कॉन्सेंट्रेशन मुझे बताओ कितनी है एच हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन की। टोटल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है टोटल? एक तो है ड्यू टू 10 टू द पावर दिस, मैं लिखूंगा 10 टू द पावर -8 मोलर और प्लस शाबाश 10 टू द पावर -7 मोलर। तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है आपकी इतनी। क्या ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू मैं लिखूंगा ऐसे 10 टू द पावर -8, मैं कॉमन निकालूंगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 टू द पावर 1। देखिए हमारे स्टूडेंट्स इस चीज को आप समझिए, 10 टू द पावर -8 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 एंड 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर 1, तो 8 में से 1 चला जाएगा, वो 10 टू द पावर -7 हो गया। ठीक है ना? तो बताइए किसके बराबर हो गया? देखिए ये तो हो गया 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8। अब देखो 10 रेज़ पावर 1 दैट इज इक्वल टू 10, 10 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू टोटल 11। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे दैट हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है आपके पास टोटल दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 10 टू द पावर -8 मोलर। ये निकल गई आपकी टोटल हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब जाके आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। बिकॉज हमारा जो मेन फोकस है वो ये है दैट सिंस द सोल्यूशन इज ऑफ एसिटिक एसिड therefore the pH should be genuinely less than 7. So now use this formula to calculate pH। तो हम क्या करेंगे, तो ये पार्ट मैं यूज करता हूँ, ये मैंने आपको दिखाया। देखिए अब आपको pH निकालना है, तो निकालिए pH। therefore तो मैं यहाँ पे लिखूंगा therefore pH is equivalent to negative log of हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना? तो किसके बराबर हो गया? देखो नेगेटिव तो नेगेटिव है, लॉग ऑफ ऐसे ही लिखेंगे आप। बताइए हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है? वो तो ये निकली आपको नीचे। बिकॉज पीएच निकालने के लिए यू नीड हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। व्हेन यू हैव द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन यू यूज द फॉर्मूला एंड यू कैलकुलेट द पीएच। एंड यहाँ पे आएगा 11 इंटू 10 टू द पावर -8 मोलर। 10 टू द पावर -8, चलो मोलर में नहीं लिखता हूँ, दैट्स अंडरस्टूड। अब देखिए किसके बराबर हो गया, देखिए दैट्स इक्वल टू नेगेटिव तो बाहर है ही, तो लॉग इसको भी अप्लाई होगा, लॉग इसको भी अप्लाई होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 11, उसके बाद क्या आएगा ये माइनस, चलो ये तो मैंने बाहर किया, फिलहाल मैं अंदर लिखता हूँ प्लस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -8। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, बहुत सिंपल है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट विल हैपन इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर है, लॉग 11 जो है, हालांकि मुझे तो डायरेक्टली याद है इसका वैल्यू, आपको जो है घबराने की जरूरत कोई नहीं है। बिकॉज अगर आपको एग्जामिनेशन में कभी कभार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो लॉग क्वेश्चन में यूज होता है उसका वैल्यू जो है वो दिया होता है क्वेश्चन में, या आपको लॉग टेबल जो है वो फराहम किया जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर किसी जो है नंबर के लॉग वैल्यूज याद रख सकते हो, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसे, log 11 जो होता है बराबर, वो होता है बराबर 1.0414 एंड प्लस ये देखो आप यहाँ पे ये log 10 टू द पावर 8 है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ log of 10 टू द पावर -8, दिस इज log m रेज़ पावर n दैट इज इक्वल टू n log m, तो वो क्या बराबर -8 log of 10। सबको समझ आया? ठीक है ना? तो वो किसके बराबर हो गया, log 10 1 के बराबर हो गया, तो दैट इज इक्वल टू log 10 टू द पावर -8 होता है बराबर -8 के। अब देखिए तो प्लस तो ऑलरेडी था, प्लस जब माइनस आएगा तो यहाँ पे सीधे मैं लिखूंगा माइनस। देखिए यहाँ पे तो माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा 8। अब इसका मतलब क्या हुआ, चेक इट आउट, एक सेकेंड। तो ये माइनस लॉग अगर आप करेंगे तो ये माइनस माइनस ये लास्ट में प्लस बन जाएगा। एक सेकेंड, चलिए हम ऐसे करते, देखिए माइनस लॉग मैं खोल के ही लिखता हूँ यहाँ पे। देखिए माइनस लॉग 11 माइनस वापस जाएगा, ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10। उसके बाद अगर आप ये हटाएंगे ऐसे तो माइनस लॉग 11, माइनस तो अपना ही है, माइनस लॉग 11 का वैल्यू ये है और माइनस से 8 नीचे आएगा तो ये प्लस बन जाएगा ऐसे। सबको क्लियर हुआ?
अब 8 में से आपको ये वैल्यू घटाना है तो कितना होगा, मैं आपको एग्जैक्टली वैल्यू बता देता हूँ। तो दिस इक्वल टू 6.96 के अराउंड निकलता है, तो ये आपका पीएच निकला। अब सिंस द पीएच इज लेस देन 7, हालांकि ये बिल्कुल 7 के क्लोज नहीं है, बराबर 7 नहीं है, 7 के थोड़ा कम है। सो सिंस द पीएच इज लेस देन 7, since it is less than 7, since it is less than 7, therefore the solution is definitely acidic, इसलिए solution 100% acidic होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका जो मैंने आपको बताया, आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। और देखिए जैसे सिंपल, और जो मैंने आपको यहाँ ब्रैकेट वाला सीन बता दिया, आप वैसे भी कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी लिखा था यहाँ पे ऐसे, दैट माइनस, फिर मैंने किया था log of 11, और फिर मैंने किया था प्लस log of 10 to the power -8। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। log 11 था बराबर 1.0414, एंड ये तो माइनस आ जाएगा, बिकॉज प्लस जब 8 नीचे आएगा तो ये माइनस बन जाएगा, तो उसके बाद माइनस से आप फिर से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा माइनस इंटू दिस, दैट इज 1.0414, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 8 में से आपको इतना घटाना है, दैट इज इक्वल टू 6 ये 98 समथिंग निकलता है, 958 समथिंग, तो दैट्स नियरली इक्वल टू 6.96। So since the value of pH is less than 7, therefore the solution is acidic। तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो है डियर स्टूडेंट्स वो मिलेगी आपकी बुक पे, रेफरेंस पे, तो आप प्लीज़ उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह आपको पीएच पे जो है सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आएंगे। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी, तो आप आराम से चीज़ों को सीख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक एसिडिक सिट्रम का ऑर्डर बताऊंगा, बिकॉज उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बार relative strengths of एसिड्स या बेसिस। अगर आपको दो एसिड्स या बेसिस दिए, उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको बतानी है। अगर मैं जल्दी जल्दी वो फार्मूलाज अप्लाई करूं, जल्दी जल्दी लिखूं यहाँ पे जो आपको याद थे, दैट सी अल्फा स्क्वायर जो था दैट वाज इक्वल टू के इन टर्म्स ऑफ एन एसिड, और यहाँ पे था सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के बी इन टर्म्स ऑफ बेस, याद है आपको। फिर आप क्या निकालते थे, फिर आप वहाँ पे निकालते थे अल्फा, तो अल्फा किसके बराबर होता था, अल्फा होता था बराबर के ए डिवाइडेड बाई सी का अंडर रूट, सबको याद है। और यहाँ पे अल्फा किसके बराबर निकलता था, के बी डिवाइडेड बाई सी अंडर रूट। ये चीज़ें मैंने आपको समझाई है। देखिए अब मैं क्या करूँगा काम, मान लो ये एसिड के लिए है और ये बेस के लिए है, दिस इज फॉर एसिड्स, दिस इज फॉर एन एसिड, ये एसिड्स के लिए फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं और ये बेसिस के लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। अब अगर हमारे पास दो एसिड्स है, देखिए ये मेन इक्वेशन है। अब अगर हमारे पास दो एसिड्स है, एक के लिए हम लिखेंगे अल्फा 1, दूसरे के लिए लिखेंगे अल्फा 2। मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा फॉर एसिड 1, फॉर एसिड 1, अगर मेरे पास एक एसिड है उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, अल्फा 1 इज इक्वल टू के ए 1 डिवाइडेड बाई सी अंडर रूट। एंड फॉर एसिड 2, फॉर एसिड 2 अगर मैं दूसरा एसिड लूंगा उसके लिए क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2 दैट विल बी इक्वल टू के ए 2 डिवाइडेड बाई सी का अंडर रूट। ठीक है ना। अब दोनों एसिड्स की स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कि हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, वो डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है। जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा डियर स्टूडेंट्स, उसमें नंबर ऑफ H पॉजिटिव्स भी ज्यादा होंगे। अगर हम यहाँ पे क्या लेंगे, इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम दोनों एसिड्स की इक्वल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, C जो है वो सेम है। जब C सेम है दैट मीन्स C दोनों में जो है वो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और सेंटर को दिखाने के लिए अगर आप रेशो निकालेंगे तो बताइए अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डिसोसिएशन कांस्टेंट्स Ka1 डिवाइडेड बाय Ka2, दैट्स इट। अगर आपको दो एसिड्स दिए होंगे जिनकी आपको इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन दी होगी, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, आप उन दोनों की स्ट्रेंथ आप कंपेयर कर सकते हो कि उनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा
वो उनके रेशो आप स्क्वायर रूट में लेंगे और आपको जो भी वैल्यू वहाँ पे मिलेगा तो आप वो बता सकते हैं कौन सा एसिड किस एसिड से कितना स्ट्रॉन्ग है। सिमिलर फॉर अगर आप बेस लेंगे, बिकॉज मैंने यहाँ पे के भी लिया, तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे दो बेसिस के लिए फॉर इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो वहाँ पे अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 जो है मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा सिमिलरली, बिकॉज मैंने प्रोसेस समझाया, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KB1 डिवाइडेड बाई KB2, इसका जो है अंडर रूट आप निकालेंगे और आपको वहाँ पे जो है मिल जाएगा। तो इस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दिस इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एज पर देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बट यू हैव टू कीप द कॉन्सेंट्रेशन सेम। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट ले ली तो उसके हिसाब से अल्फा वेरी करेगा, तो फिर तो प्रोसेस जो है वो आपको पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, लेकिन यूजुअली क्वेश्चन जो है इन प्रॉब्लम्स पे पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप इनको फिर से एक बार देखिए, मैं इनको इरेज करूँगा, चलिए आप वीडियो में फिर अच्छी तरीके से देख लें। अब देखिए मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। देखिए ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका था, ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बोला। अगर मान लो, चलो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ, उसके बाद में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करूँगा। पॉइंट क्या है, कहते हैं स्ट्रेंथ, कहते हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, strength of an acid depends upon strength of an acid। strength of an acid का मतलब है, देखो मैं यहाँ पे पॉइंट क्लियर करता हूँ। strength of an acid का मतलब है टेंडेंसी, टेंडेंसी टू गिव, टेंडेंसी टू गिव H प्लस आयन। जिस एसिड को टेंडेंसी H प्लस आयन देने की ज्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, जिसकी रिलेटिवली कम होगी उसकी स्ट्रेंथ कम है। तो कहने का क्या मतलब है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन किस किस पे डिपेंड करता है, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। और दूसरा फैक्टर जो है जिसपे डिपेंड करता है वो करता है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। मैं ये चीजें आपको समझाऊंगा, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। फिर से समझो मैंने क्या कहा, दैट एक एसिड कितनी जल्दी, कितनी ईज से H प्लस देता है, जितना जल्दी और जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में वो H प्लस देगा उतनी ही स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा है। अब किसमें कम है किसमें ज्यादा है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर क्या है कि उस स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की क्या है, जहां से H प्लस आएगा उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, और दूसरा पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड क्या है। देखिए अब ये मैं एग्जांपल देके ही आपको समझाऊंगा। कहते हैं फॉर द एसिड्स, मैं यहां पे लिखता हूं फॉर एसिड्स ऑफ सेम ऑफ for acids of same group, for the acids of same group comma strength, strength of bond has a dominating, strength of a bond has a dominating effect, strength of a bond has a dominating effect than polarity, strength of a bond has a dominating effect than polarity of bond in determining, in determining, in determining the relative, in determining the relative acidic strength। इस चीज को आप समझिए, मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पे स्टार डाल देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने क्या कहा पहले, मैंने कहा कि एक एसिड कितना स्ट्रॉन्गर होगा, कितना इजीली वो H प्लस देगा, वो डिपेंड करेगा दो फैक्टर्स पे, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड और दूसरा पोलैरिटी। लेकिन अगर आप उन एसिड्स की बात करते हो जो कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स जो है वो बनाते हैं,
वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ही डोमिनेटिंग फैक्टर होता है एज कंपेयर टू द पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड फॉर डिटरमिनिंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ। व्हाट डज इट इंडिकेट, व्हाट डज इट मीन? सी, मान लो मेरे पास हेलोजन्स है, हेलोजन्स, मैं हेलोजन्स लेता हूं, चेक इट आउट। अगर मैं हेलोजन्स लूंगा, हेलोजन्स आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड्स लेता हूं, देखो इनको हाइड्रोजन हैलाइड्स भी कहते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स भी इनको कहते हैं। आपको पता है क्या क्या है हाइड्रोजन हैलाइड हमारे पास? एक तो है HF, दूसरा है HCl, तीसरा है HBr और चौथा है HI। आप चेक कीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड, यहां पे देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव साइज ऑफ द एटम्स। स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव साइज ऑफ एटम्स जिनके दरमियान बॉन्ड बना है। डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव साइज ऑफ एटम्स, इस बात को समझिए। जितना एटम्स के दरमियान, जितना बॉन्ड बना है एटम्स के दरमियान, उनका साइज कितना है, उसी के हिसाब से बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। जितना साइज एटम्स का ज्यादा होगा, देखिए मान लो हाइड्रोजन इतना है, चेक कीजिए, ये मान लो हाइड्रोजन है और ये मान लो फ्लोरीन है, चेक करो, ये मान लो फ्लोरीन, ठीक है ना, सबको समझ आया? अब देखो ये हाइड्रोजन है और ये मान लो क्लोरीन, ये हाइड्रोजन है और ये मान लो ब्रोमीन है, और ये हाइड्रोजन है और ये मान लो फ्लोरीन है, चेक इट आउट, आयोडीन है। अब मुझे बताओ, अगर आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखेंगे, चेक इट आउट, यहाँ पे इतनी डिस्टेंस है, यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है और यहाँ पे इतनी है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेंटर टू सेंटर जो होती है इसको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी कहते हैं, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को ही हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। देखिए अब खुद ही बताओ, जितना जितना साइज बढ़ रहा है उतनी उतनी दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ रही है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ रही है ना, उतना बॉन्ड वीक हो जाएगा और उतनी कम एनर्जी देनी होगी इन ऑर्डर टू, यानी कि अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा दैट अगर आप डाउन द ग्रुप देखोगे इन हाइड्रा एसिड्स में, इनको हैलोजन हैलाइड्स भी कहते हैं, साइज ऐसे लिखूंगा, साइज ऑफ हैलोजन, साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस, साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस, मैंने थोड़ा उल्टा लिखा तो प्लीज आप इस चीज को समझिए। हैलोजन एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोजन में तो कोई चेंज नहीं है, हाइड्रोजन तो सब में सेम है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो आप देखिए साइज इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीजेस। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से बॉन्ड वीक बनता है, जहां पे बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी ना, जहां पे देखो दूरियां ज्यादा होती है ना, उन लोगों को मतलब उसको क्या कहते हैं, सेपरेट करना, जुदा करना इजी होता है, यानी कि वहां पे आपको कम ही एनर्जी देनी है। यानी कि अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड में से सबसे इजी बॉन्ड ब्रेक किस में करना होगा, इजी, ज्यादा इजीली, वो वहां पे जहां पे हाइड्रोजन और उस हाइड्रोजन एटम के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है ना, तो वो हाइड्रोजन आयोडाइड में ज्यादा है, इसलिए ये हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे कम एनर्जी पे डिसोसिएट होकर H+ देता है। तो एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज explained on the basis of bond dissociation energy. So when it is explained on the basis of bond dissociation energy, यानी कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, तो चलो यहाँ पे लिखिए, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उसको हम ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा H। चलो मैं लिखता हूँ सीधी, बिकॉज पता नहीं आपको इन टर्म्स का पता है भी या नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड का मतलब है, आप तो बॉन्ड तो समझते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिसोसिएशन का मतलब है ब्रेक होना, और एंथैल्पी जो टर्म है वो एनर्जी से रिलेटेड है। जिसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी वो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और वहां से H+ ज्यादा इजीली निकलेगा। तो आप खुद ही बताइए कहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएट करना बहुत इजी है, तो सबसे
इजीली बॉन्ड डिसोसिएट करना इजी यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है। तो बताइए मुझे इसके केस में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी। तो इसके केस में इन हाइड्रोजन हैलाइड्स यानी कि जो एक ही ग्रुप में होते हैं, तो इनमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ, जो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा डियर स्टूडेंट्स, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो होगा HI is greater than HBr is greater than HCl and is greater than HF। तो सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा, ये क्वेश्चन बहुत दफा पूछा गया है, सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा वो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा। कोई आप में से ये कह सकता है सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हाइड्रोजन पे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव आएगा, फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, तो उसकी वजह से H+ इजीली ब्रेक होगा यानी कि सेपरेट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर जो बताया जाता है डाउन द ग्रुप वो बताया जाता है ऑन द बेस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोजन आयोडाइड ही है, तो यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ इस ऑर्डर पे। ये क्वेश्चन बहुत दफा पूछा गया है, इसको आप मेमोराइज कर लो, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप देखोगे, अगर हमारे पास और दो कंपाउंड्स है, जैसे जैसे हमारे पास है वाटर हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर, तो मैं लिखूंगा H2S, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। फिर आता है सिलीनियम दैट इज H2Se, उसके बाद आता है टिल्यूरियम H2Te, हाइड्रोजन H2Te। देखो अगर आप देखोगे ना, ऑक्सीजन फैमिली, उसके बाद है सल्फर, फिर है सिलीनियम, फिर है टिल्यूरियम, फिर है पोलोनियम, वो जो है रेडियोएक्टिव है तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा। जब साइज इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होने से बॉन्ड जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है, उसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है कम है। तो सबसे इजीली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप इन हाइड्राइड्स की, इनको हाइड्राइड्स कहते हैं, इनको हाइड्राइड्स कहते हैं, दीज आर द हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का मतलब है जो हाइड्रोजन से कंपाउंड्स बनाते हैं। जब एटम कोई हाइड्रोजन से कंपाउंड बनाता है उनको हाइड्राइड कहते हैं, जब ऑक्सीजन से बनाते हैं उनको ऑक्साइड्स भी कहते हैं। तो दीज आर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप, किस ग्रुप क्या है ये, ग्रुप 16 क्या है, ठीक है ना। और अगर हम इन्हीं हाइड्राइड्स का एसिडिक ऑर्डर बताएंगे, फिर से वही बात है, तो ये एसिडिक ऑर्डर आपको फिर से बतानी है ऑन द बेस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो उस टाइम फिर से इजीली कौन देगा, जहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और वो कहाँ पे होगी, जहाँ पे सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होगा, तो वो इसमें होगा। तो सबसे इजीली जो है एसिडिक है ज्यादा जो है वो हाइड्रोजन जो है टिल्यूरियम होगा, उसके बाद है सिलीनियम के साथ होगा, उसके बाद है हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, और उसके बाद सबसे जो है कम एसिडिक जो होगा वो वाटर होगा। तो दिस इज द acidic order of group 16 on the basis of this concept. I hope it is clear. It's a very important concept. But अगर आप, ये तो मैंने डाउन द ग्रुप वाली बात कही, लेकिन अगर आप अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं, ऐसे अगर आप अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं, तो अक्रॉस अ पीरियड जब आप जाएंगे तो उस टाइम आप डोमिनेटिंग फैक्टर जो है, उस टाइम पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड हो जाता है, उस टाइम स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फेवरेबल फैक्टर नहीं बनता, डोमिनेटिंग फैक्टर उस टाइम पोलैरिटी ही बनता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड को आप तब कंसिडरेशन में लोगे एज अ डोमिनेटिंग फैक्टर जब आप एसिडिक ऑर्डर एलिमेंट्स का डाउन द ग्रुप कंपेयर करते होगे। लेकिन जब आप एसिडिक ऑर्डर कंपाउंड्स का अलोंग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कंपेयर करेंगे, उस टाइम आप पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड को डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो करार देंगे। इस पे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो ये चीजें आपको समझ आई होगी। देखिए मान लो अब हमारे पास, जैसे मैं लेता हूं कार्बन, देखिए कार्बन, कार्बन के बाद है सिलिकॉन, सॉरी कार्बन के बाद है नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन, और उसके बाद है फ्लोरीन। आप देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है डियर स्टूडेंट, 6, इसका है 7, इसका है 8, इसका है 9। तो अगर आप देखोगे आप अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हो, दिस इज अक्रॉस अ पीरियड, across a period जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल, across a period। across a period अगर आप देखोगे, आप इन्हीं की हाइड्राइड्स ले लो बिकॉज आपको एसिड की बात करनी है। अगर आप इसको देखोगे ना, इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो इसका हाइड्राइड अगर हम
अगर हम इन्हीं के हाइड्राइड्स की बात करेंगे, हाइड्राइड्स क्या होते हैं, मैंने अभी कहा हाइड्रोजन्स होते हैं किसी एलिमेंट के जब कंपाउंड बनते हैं हाइड्रोजन के साथ, उसको हम हाइड्राइड कहते हैं। तो कार्बन का हाइड्राइड जो होगा वो है CH4। देखिए अगर नाइट्रोजन का हाइड्राइड देखोगे उसकी वैलेंसी 3 ही है, तो वो 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, जिसको आप अमोनिया कहते हो। वाटर तो आपको पता ही है, दैट इज ऑक्सीजन का हाइड्राइड जो है वो है H2O, दैट इज वाटर। और फ्लोरीन का जो है वो है HF। आप देखिए यहाँ पे, अब सिंस यहाँ पे एसिडिक ऑर्डर आप डिटरमिन करते हो अक्रॉस अ पीरियड, तो यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड बनता है। पोलैरिटी वहां पे ज्यादा होगी जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। तो अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, अगर मैं यहाँ पे कहूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर आप देखेंगे इन 4 एलिमेंट्स का, तो वो है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद ऑक्सीजन है यहाँ पे, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन। देखिए यहाँ पे दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इसका मतलब है सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज जो रहते हैं, चलो मैं इनको थोड़ा खोल के रखता हूँ, तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा पोलैरिटी इस बॉन्ड में होगी HF, उसके बाद वाटर में, उसके बाद अमोनिया में और उसके बाद मीथेन में। जहां पे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगी वहां पे डिसोसिएशन फिर इजीली होगी, आपको सॉल्वेंट तो चाहिए आपको, वहां पे H+ आराम से निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ दैट अगर आप पोलैरिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे उस हिसाब से एसिडिक ऑर्डर जो है, एसिडिक ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी एक्सप्लेन करेंगे। तो इस टाइम हाईएस्ट जो है एसिडिक जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा, उसके बाद वाटर होगा, उसके बाद अमोनिया होगा। हालांकि आपने पिछले लेक्चर्स में अमोनिया को एज अ बेस भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे एक ऑर्डर बताना पड़ेगा। एक सबस्टेंस एक टाइम पे एसिड भी एक्ट कर सकता है, दूसरे टाइम में वो बेस भी एक्ट कर सकता है, और लास्ट में यहाँ पे मीथेन होगा। सो दिस इज द एसिडिक ऑर्डर ऑफ दीज सबस्टेंसेस। So my dear students, this was a very important concept जो कि हमने लेक्चर 21 में pH का कॉन्सेप्ट पढ़ाया। मैंने इस वाले लेक्चर में आपको एक तो उस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिखाया, ठीक है ना, बिकॉज मैं ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखा सकता। बेसिकली जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो रिसेंटली 11th में जो है चढ़े हैं, बिकॉज उनको ज़्यादा पता नहीं होता, बेसिक्स क्लियर नहीं होती है, इसीलिए मैं न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा नहीं कराता हूँ। मे भी शायद ये नीट स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ्रूटफुल ना लगे, लेकिन हाँ ठीक है, मैंने आपको एक दो प्रॉब्लम्स अगर दिखा दी तो बाकी आपको कोशिश करनी है, आप खुद करेंगे, बिकॉज हम हज़ारों लाखों प्रॉब्लम्स तो आपको यहाँ तो नहीं दिखा सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने दिखाया एसिडिक सेटलमेंट का, पहले मैंने वो समझाया आपको, उसके बाद मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट केसेस बताए जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। So this was all about video lecture number 22, और इंशाल्लाह we're going to meet in the next video lecture number 23 जिसमें हम कॉमन आयन इफेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। टिल देन डियर स्टूडेंट्स, आप मेहनत कीजिए, करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।